हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 6 फरवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पे चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में लेने की योजना। ये बात उनके द्वारा अभी जब इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर हैं तो एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही गई कि वह गाजा को अपने कब्जे में ले लेंगे और उसको विकास करेंगे और जो गाजा के अभी लोग हैं उनको दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा के लोगों को कहा था कि वो जॉर्डन और मिस्र उनको भेजा जाएगा ताकि गाजा का पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि उनको फिर से बसाया जा सके। अब उसमें एक और स्टेप करके कह रहा है कि वो गाजा को अमेरिका अपने कब्जे में लेगा। तो समझेंगे, पूरे मुद्दे को समझेंगे, गंभीरता से समझेंगे। दूसरा है कि अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोबल से जो है 104 जो है डिपोर्टेड या निर्वासित भारतीयों को जो है भारत लाया गया है। ऐसा नहीं है कि अभी तक भारतीय डिपोर्ट नहीं किए जाते रहे हैं, डिपोर्ट किए जाते रहे हैं, लेकिन उनको अब तक जो है किया भेजा जाता था तो कमर्शियल फ्लाइट आदि भेजा जाता था, लेकिन इस बार इनको सैन्य विमान से भेजा गया है। और ये कहीं ना कहीं जो ट्रंप की योजना है कि जो अवैध प्रवास है उस पर कड़ाई से लागू करने की योजना है, उसको लेकर इस पूरे मुद्दे को हम समझेंगे गंभीरता से। और तीसरा जो समाचार है, वो तीसरा मुद्दा जो है ये बजट का है। जैसे हमने बताया है कि बजट के एक एक पहलू को हम एक एक करके बजट इकोनॉमिक सर्वे को हम पढ़ाते जाएंगे। तो आज जो टॉपिक इस पार्ट में हम कवर करेंगे वो करेंगे MSME सेक्टर। और ये बजट वित्त मंत्री के अनुसार जो है ये विकसित भारत का जो ग्रोथ इंजन है उसमें ये दूसरा महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। जो उन्होंने कृषि, MSME सेक्टर, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट 4 ग्रोथ बताया है, तो ये दूसरा है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा, फिर एक्सपोर्ट होगा। तो एक एक करके ऐसे ही हम पढ़ाते चले जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं पहले डोनाल्ड ट्रंप की गाजा को अमेरिकी कब्जे में लेने की योजना। ये देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये अपने वार्ता कर रहे थे। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले पहले जो है कह सकते हो विदेशी है, यानी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। इस वार्ता के दौरान कई सारी बातें चल रही थी। तब ट्रंप ने कहा कि वह गाजा को अपने कब्जा, अमेरिका जो है गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में ले लेगा और फिर वहां पे सारा निर्माण कार्य करके जो है वहां पे एक बहुत बढ़िया रिवेरा बनाएगा, मध्यपूर्व की रिवेरा बनाएगा। जब लोगों ने पूछा कि वहां रहेगा कौन, तो कहे पूरे दुनिया के लोग वहां आके रहेंगे, जिसमें फिलिस्तीनी भी लोग आके रहेंगे। तब ये अगर हुआ कि इसके लिए जरूरत पड़ेगा तो मतलब अगर क्या अमेरिका सेना भी भेजेगा, कहा हाँ हाँ बिल्कुल जरूरत पड़ी तो मैं सेना भी भेजूंगा। और आपको याद रखना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही, यानी लगभग एक सप्ताह पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहा था कि वह गाजा को गाजा एकदम डिवास्टेटेड हो गया है, तबाह हो गया है, उसको पुनर्निर्माण करने के लिए जो है वहां रहने वाले फिलिस्तीनियों को या गाजा के नागरिकों को दूसरे देशों में शिफ्ट किया जा सकता है, जॉर्डन और मिस्र। हालांकि उसका दोनों देशों द्वारा और पूरी दुनिया में उसका विरोध हुआ था। हमास द्वारा भी किया गया था, फिलिस्तीन प्राधिकरण द्वारा भी किया गया था, जॉर्डन द्वारा भी किया गया था, मिस्र द्वारा भी किया गया था, सऊदी अरब भी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो उससे एक लेवल एडवांस जाते हुए ट्रंप ने कहा कि अब वो अमेरिकी कब्जे में ले लेगा। इसको लेकर एक विचारधारा ये है कि अमेरिका अब अपने साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ रहा है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता करने की एक जो कहते हैं दबावकारी रणनीति है उसी का हिस्सा है। तो आइए हम समझते हैं क्या मामला है पूरा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी को, वहां 4 फरवरी यहाँ 5 फरवरी था क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अंतर है, वो थोड़ा पीछे चलता है ग्रीनविच से, वाशिंगटन में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के बाद एक घोषणा की। चौंकाने वाली, खुद बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं पता था कि ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप कह देंगे, वो खुद चौंक गए थे। वो क्या हुआ कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और इस क्षेत्र को मध्य पूर्व की रिवेरा बनाने के लिए फिलिस्तीनियों को स्थायी रूप से कहीं और बसाएगा। अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं, अस्थायी जो है परमानेंटली उनको कहीं और बसाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो ये योजना है, यह गाजा से पड़ोसी देशों में फिलिस्तीनियों के स्थायी पुनर्वास के उनके पहले के प्रस्ताव के बाद आई थी। यानी उनको स्थायी रूप से पुनर्वास कर रहा था प्रस्ताव पड़ोसी देशों में, उसके जस्ट बाद ये आई कि अब अमेरिका जो है गाजा को कब्जे में लेकर उसका पुनर्निर्माण करेगा।
हालांकि ये गाजा पर नियंत्रण करने और फिलिस्तीनियों को पुनर्स्थापित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति की जो ये योजना है, वो इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के प्रति जो अमेरिका का दृष्टिकोण था, द्विराष्ट्र सिद्धांत वाला, जो दुनिया के ज्यादातर देशों का यही था, अब होने लगा है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। और ऐसे में इसको समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप ने वास्तव में क्या कहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेगा और इसके साथ काम भी करेगा। अमेरिका इसका मालिक रहेगा, इस साइट पर मौजूद सभी खतरनाक बमों और हथियारों को नष्ट करके साइट को समतल करने और नष्ट हो चुकी इमारतों से छुटकारा पाने के लिए जिम्मेदार होगा। फिर हुआ कि पूछा गया कि इसको हासिल करने के लिए अगर सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी तो बोला बिल्कुल करेंगे, वो भी करेंगे, अमेरिकी सेना भी भेजी जा सकती है। और फिर पूछा गया कि इसमें रहेगा कौन, तो कहा कि दुनिया भर के, वहां दुनिया के लोगों को, दुनिया भर के प्रतिनिधियों को, फिलिस्तीनियों को भी वहीं रहने की कल्पना करता हूं। हम ट्रंप का तो पता ही है, कुछ बोल दिया, बोलने में क्या ज्यादा, वंडरफुल प्लेस, वंडरफुल पीपल, दुनिया के लोग होंगे, पूरी दुनिया के प्रतिनिधि आएंगे, फिलिस्तीनी भी लोग रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके पीछे समझो बात क्या है, इस पूरी कहानी के पीछे थोड़ा सा समझा देते हैं कि ट्रंप ऐसा क्यों चाहता है। और ये ट्रंप जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये ट्रंप नहीं, ये एक्चुअल में इजराइल की भी यही मंशा रही है। क्योंकि पहले से भी इजराइल को ये लगता रहा है, और खासतौर से 7 अक्टूबर 2023 की घटना के बाद ये तो एकदम बिल्कुल तय हो गया है। क्योंकि जब ये मामला युद्ध चल रहा था, तभी ये आ रहा था, जब जो बिडेन द्विराष्ट्र सिद्धांत दे रहे थे कि जो है गाजा को जो है गाजा और फिलिस्तीन को मिला के एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बना दिया जाएगा, ये सब सारी बातें आ रही थी। तो बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के जो थोड़ा सा नेशनलिस्ट थे, वो डरे हुए थे। डरे नहीं मतलब वो इसके इच्छुक नहीं थे। हालांकि वहां पे जो बिडेन से अमेरिका से विरोध करने की उनकी स्थिति नहीं थी, तो वो खुल के नहीं कह रहे थे, लेकिन वो इसके अगेंस्ट थे, रिलक्टेंट थे, विरोध कर रहे थे। उनके पीछे की वजह ये थी कि अगर फलस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है तो उसकी अपनी सेना होगी, उसके अपने पास सब कुछ होगी, और फिलिस्तीनियों में, और खासतौर से जो गाजा में रहने वाले हमास है, उनका चार्टर क्या कहता है, जॉर्डन से लेकर सी तक पूरा फिलिस्तीन होगा। यानी कि इजराइल और पूरे यहूदी उसको समाप्त कर ले। हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत को मान लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चार्टर, जो हमास का चार्टर है, वो यही कहता है कि हम पूरी तरह से इजराइल को समाप्त कर देंगे। यानी कि जो मानसिकता है, जो व्यवस्था अभी जो कुछ सालों से दिखे आ रही है कि फिलिस्तीनी लोगों के अंदर इजराइल को समाप्त करने की बात अक्सर देखी जाती रहती है। ऐसे में मतलब यहां तक देखे गए हैं कि जो अगर फिलिस्तीनी किसी देश में गए भी हैं, मतलब आस पड़ोस के देश में, तो वहां से भी वो वही उग्रवाद और कट्टरपंथी की विचारधारा को चलाते हैं। खासतौर से वहां पे कट्टर, अभी देखिए इतना कुछ हुआ, 46,000 लोग मारे गए, पूरा गाजा तबाह हो गया, और जरा सा ट्रूस डील हुआ है तो हमास बंदूक लेके और वो सारी चीजें परेड करने लगा है। यानी कि ये बात है कि वो कहीं ना कहीं उतना कुछ करने के बावजूद भी उसको अपनी विचारधारा नहीं है, और इसको खाद पानी कौन मिल रहा है, वहां रहने वाले 20-22 लाख लोगों से ही वो निकले हैं, वो सब कुछ किए हुए हैं, वहां के लोगों का ही मदद मिलता है। ऐसे में इजराइल को डर है, इजराइल और यहूदियों को डर है कि कहीं ना कहीं अगर वो फिर से वहां से इस समस्या को नहीं समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अभी भी गाजा में जो गाजा का लोग है, उसके नीचे बहुत सारा टनल है, उसमें सारी चीजें हैं, और अगर उनको फिर किया जाएगा, फिर उनको जो है दिया जाएगा, तो वो फिर से यही काम करेंगे, क्योंकि ऐसा उन्होंने कर दिया है और करते रहे हैं। ऐसे में विकल्प क्या है, विकल्प यही है कि गाजा स्ट्रिप को तो पूरी तरह से, क्योंकि हिंसक जो बहुत ज्यादा कट्टर हिंसक लोग गाजा में, एक बार वो पूरे कब्जे में आ जाएगा तो उसको पूरी तरह से सैनिटाइज करके वो अपने कब्जे में रख लेगा इजराइल। तो बाकी जो है चीजें है वो कहीं और बसे, उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है, क्योंकि वो होलोकास्ट देख चुके हैं। अब यह है कि ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, ट्रंप को भी अगर देखा जाए तो ट्रंप के जो बेटी है इवांका ट्रंप, उनके जो हस्बैंड हैं वो यहूदी हैं, और वह काफी एक कह सकते हो कि प्रतिष्ठित यहूदी परिवार माने जाते हैं वहां के, अमेरिका के। और ट्रंप, जो यहूदी लोग हैं, वो दुनिया भर में पूंजी तक, टेक्नोलॉजी तक उनकी बहुत पकड़ है, पहुंच है, और वो सब के सब इजराइल के हितों, इजराइल की सुरक्षा, चाहे दुनिया में कहीं रह रहे हो, इजराइल की सुरक्षा को लेकर वो कॉन्शियस रहते हैं। हाल फिलहाल में ये बात सामने आ रही है कि ट्रंप और शायद यहूदी लोगों में आपस में कुछ समझौता हुआ है। ट्रंप यहूदी लोगों को
इजराइल की सुरक्षा देने की वादा कर रहे हैं, जैसा लोग बता रहे हैं, सूत्रों से बता रहे हैं कि ट्रंप यहूदी लोगों को इजराइल की सुरक्षा का वादा दे रहे हैं, इजराइल की समस्या को पूरी तरह से सॉल्व किया जाए। और बदले में ट्रंप को क्या मिलेगा? बदले में ट्रंप को मिलेगा इन्वेस्टमेंट। यहूदी लोग दुनिया से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, और जो ट्रंप इसमें अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए जो सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है कि उनका जो उनका कहते हैं कि ऋण, वो उनकी जीडीपी से बहुत ज्यादा हो गया है, और वो कहीं ना कहीं वो चिंताजनक खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। तो ट्रंप विभिन्न तरीकों से कोशिश कर रहे हैं कि अपने घाटे को, अपने जो ऋण को कम किया जाए, और उसके लिए वो तमाम तरह की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब से $1 ट्रिलियन का निवेश ले रहे हो, या दुनिया के अनेक देशों पर जो ट्रंप वो लगाना चाह रहे हैं, टैरिफ लगा के अपने जो व्यापार है उसमें थोड़ा सा वृद्धि करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही अपने घाटे को कम करने को। तो यहाँ पे ट्रंप और उनके जो यहूदी समुदाय है, जो वैश्विक स्तर पे काफी सशक्त समुदाय है। आपको या मैं एक आंकड़ा बता देता हूं, जाके सर्च करिएगा, दुनिया में अपने जीडीपी का सबसे ज्यादा खर्च करने वाला कोई देश है अपने जीडीपी के परसेंटेज का, तो वो है इजराइल। वो रिसर्च और डेवलपमेंट, दिमाग पे खर्च करते हैं, पैसे पर उनका काम है। दुनिया के पूंजी हो चाहे टेक्नोलॉजी है, उन पे यहूदी लोगों का स्वामित्व है। ऐसे में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है, और इसमें ट्रंप के दामाद की भी भूमिका है। ये बात बता जा रहा है कि ट्रंप के दामाद भी चाहते हैं इसी तरह से कि इस मुद्दे को परमानेंटली सॉल्यूशन कर दिया जाए। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई जब 2 से 3 लाख यहूदी फिलिस्तीनी अमेरिका में रह सकते हैं, तो वो कहीं और क्यों नहीं रह सकते? उनको कहीं और बसा दिया जाए, उनकी जगह दूसरी जगह बढ़िया सेफ सुरक्षित रहे। ठीक है, तो व्यवहारिक धरातल पे ये हो रहा है कि इस खतरे को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और इससे भी बड़े, इजराइल के लिए जो इससे भी बड़ा खतरा है, ईरान जो सबसे बड़ा खतरा है, उसको भी काउंटर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस दिशा में कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप वाला हिस्सा अब नहीं लगता है कि इजराइल छोड़ेगा, क्योंकि एक बात, पहले वो गाजा स्ट्रिप इजराइल के कब्जे में था, 2006 के समझौते के बाद उसने हमास को दिया था, और हमास ने उसको क्या बना दिया कि उस खुद वहां के लोगों की जो है जिंदगी को हमास ने नर्क बना दिया। तो देखिए, वो हिंसा ऐसा नहीं है कि दुनिया में वही सताए गए लोग हैं, बहुत सारे सताए गए लोग हैं, और उन लोगों ने अपने आप को आगे ले जाने का तरीका ढूंढा है। लेकिन हमास में या फिलिस्तीन के कुछ लोगों में, सभी में नहीं, कुछ लोगों में कट्टरतापन की भावना कुछ ज्यादा ही है, जिसके कारण मुस्लिम देश भी उनको अपने यहाँ पे रखने से हिचकिचाते थे। ठीक है, यहाँ तक कि जो जॉर्डन के राजा जो मोहम्मद साहब के इंसेस्टर हैं, वो तो बिल्कुल विरोधी हैं कि हमास के लोग या फिलिस्तीनी लोग उनके देश में आए, क्योंकि ये एक बार उन्हीं की सत्ता पलटने की कोशिश कर चुके हैं। तो ऐसे में उनको लेकर जो है ये एक चुनौती है कि अमेरिका चाह रहा हट जाए, और बाकी आस पड़ोस के देश उनको पता है कि उनको लेंगे कि वो आफत को ही गले मोल ले रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, हमने बता ही दिया कि साम्राज्यवादी कह रहे हैं कि ये साम्राज्यवादी है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। फिलिस्तीनियों के लिए क्या मायने हैं? तो देखिए, फिलिस्तीनी लोग जो है वो अरबी लोग ही हैं, अरबी मुस्लिम लोग हैं, और वो ऑटोमन साम्राज्य के तहत जो है वहां पे बसे थे, जहां पे आज इजराइल और फिलिस्तीन मिला के है। ठीक है, इजराइलियों का कहना है, वो बाइबलिक उदाहरण देते हैं कि वहां पे उनका एंसेस्टर रहे हैं। वो और भी उदाहरण देते हैं 8वीं शताब्दी का, कि वहां पे वो एक इजराइल राज्य रहा है, यहूदी राज्य रहा है। तो ऐतिहासिक परंपरा रही है। 1917 में क्या होता है, वर्ल्ड वार के समय ब्रिटेन के शासन जो है, ब्रिटेन के साथ यहूदी लोगों के साथ वो समझौता करता है कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में हमें मदद करोगे तो हम आपको एक यहूदी राज्य देंगे। और 1917 के बाद जब वो ऑटोमन साम्राज्य समाप्त हो जाता है, ब्रिटेन के कब्जे में वो इलाका आ जाता है, तो वो ब्रिटेन प्रोटेक्टेड हो जाता है। और इसके बाद जब ब्रिटेन उसको छोड़ता है तो 1948 में वहां पे इजराइल का जो है स्थापना कर देता है। इजराइल की स्थापना करते ही प्रथम इजराइल और अरब युद्ध होता है, और उसमें उस युद्ध में तकरीबन जो है 6 से 7 लाख फिलिस्तीनी जो है वहां से विस्थापित हुए थे। और यह उसको वो नकबा कहते हैं, नकबा यानी तबाही। और उसी चीज को वो याद करते हैं, और उनको लगता है कि अगर वो ये छोड़ेंगे तो ये फिर कभी अपनी जमीन पर वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पहले नकबे के बाद या फिर 1967 में जो अरब इजराइल द्वितीय अरब इजराइल युद्ध हुआ था, उसमें भी 3-4 लाख लोग जो है हटे थे, विस्थापित हुए थे, और वो फिर आज तक वापस नहीं आए हैं।
तो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें जो दोनों जातियां हैं, एक तो उसको लगता है कि इंसेस्ट्रल जो है और वो होलोकास्ट झेला हुआ है, तो वो आज भी इजरायली लोग अपने बच्चों को ले जाके दिखाते हैं, वो म्यूजियम दिखाते हैं कि देखो हमने क्या झेला है, ताकि तुम्हें अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ना आ जाए। और दूसरा एक समूह है जिसने भी वो उसके लिए वो हर स्थिति को तैयार है, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन अब इसमें है कि जब दोनों समूह ऐसे ही प्रैक्टिकली करते हैं, तो जो ताकतवर होगा वो जीतेगा, और दुनिया जो व्यवहारिक समस्या है वो ऐसे ही चलती है। हालांकि देखिए इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, तो देखिए ट्रंप ने कहा कि मैंने जिन लोगों से बात की वे सभी इस विचार से खुश है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास उस भूमि का एक टुकड़ा होगा। पता नहीं किससे बात कर लिया ट्रंप ने, अब भाई वही है, ट्रंप है तो ट्रंप है। और उसने फिर हालांकि इसकी प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गई है। प्रतिक्रिया क्या आई है? सबसे पहले प्रतिक्रिया आई है सऊदी अरब की, जो कि ट्रंप का प्रमुख सहयोगी है, और अभी यानी ट्रंप ने पहली बार फोन जो बात किया था सऊदी अरब से, बड़ा दुनिया में लोग खुश हुए थे, मुस्लिम वर्ल्ड में खुश हुए थे कि ट्रंप देखो, हमारे यहाँ के भी कई सारे स्कॉलर बड़े खुश हो गए थे कि भारत को नहीं, देखो जो है सऊदी अरब के जो है राजा को उसने बात किया था, 600 अरब डॉलर मांगा, फिर 1 ट्रिलियन डॉलर मांगा, 1000 अरब डॉलर का निवेश की बात की, और देखो अब वहां पे क्या कर रहा है। तो सऊदी अरब का कहना है कि वो एक फिलिस्तीन जो है द्वीप फिलिस्तीनी राज्य का वो समर्थन करता है, और किसी भी हद तक जो है किसी भी तरह से वो किसी के भी कब्जे में गाजा रहे, वो फिलिस्तीनियों के वहां से हटाए जाने का विरोध करता है, चाहे अमेरिका ही क्यों ना करे। ठीक, दूसरा फिर आया जो है कि ये तो सऊदी अरब का हो गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी बोले हैं कि नहीं नहीं, वो पहले से लेके आज से लेके हमेशा से फिलिस्तीनी दो राज्य सिद्धांत का वो समर्थन करते हैं। चीन ने कहा वह हमेशा से माना है कि गाजा के युद्ध के बाद शासन का मूल सिद्धांत फिलिस्तीनी शासन होगा। अब सोचो एक चीज देखो, ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब अब बाकी लोग, हम डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, इजराइल के राष्ट्रपति कह रहे हैं ऐतिहासिक है, ट्रंप को रोकेगा कौन? अब सोचो कि ट्रंप अगर वहां पे अपना कब्जा करता है या इजराइल का ही कब्जा कराता है, तो रोकेगा कौन? कौन रोक सकता है अमेरिका से? जो 3-4 शक्तियां हैं, ठीक है, एक है चलो रूस, वो तो खुद ही यूक्रेन में हमला किया बैठा है, तो ट्रंप कहेगा ना कि भाई तुम यूक्रेन से निकल जाओ, हम वहां से निकल जाए, तुम क्या कर रहे हो, तो चलो वो चुप हो जाएगा। चीन तिब्बत पूरा लिए बैठा है, वियतनाम जो है ताइवान पे वो कब्जा करना चाहता है, तो चीन तो किसी से कहने लायक नहीं है। बाकी बचा भारत। अब भारत के सामने समस्या है कि वो क्या कहे। हाँ, भारत का स्टैंडर्ड जो सरकार का है कि भारत अपने द्विराष्ट्र सिद्धांत के को मानता है, और ये बात भारत को मानना भी पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा, इससे भारत इनकार नहीं कर सकता है, और ये बात अमेरिका। लेकिन सच्चाई यही है कि ट्रंप इसके जरिए वो बात को वहां पे कंसेशन लेना चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वहां से हमास को पूरी तरह से हटा दिया जाए, एक बार करके वहां से हटा लिया जाए। तो ऐसी चीजों में आगे जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अमेरिकी सैन्य विमान C-17 ग्लोबल द्वारा, ये देखिए अमेरिकी सैन्य विमान है, इससे 104 इसके जरिए 104 भारतीयों को भारत वापस लाया गया है, डिपोर्टेड भारतीय, निवासित भारतीय। और इनमें से जो भी हैं सभी भारतीयों को कभी अमेरिका में वो दाखिल ही नहीं हो पाए, वो दाखिल के पहले ही मैक्सिको बॉर्डर पे पकड़ लिए गए थे। 15 जनवरी के आसपास लोग बताए थे कि इनको पकड़ लिया गया था, उसके पहले तक इनमें से ज्यादातर लोगों के घरों से संपर्क थे, इसके बाद वो पकड़ लिए गए थे। और 5 फरवरी का जो है ये कल जो है भारत आए, और अमृतसर के एयरपोर्ट पे इनको उतारा गया। जो लोग आए थे 104 लोगों में से, उसमें से सबसे ज्यादा लोग 33 लोग हरियाणा के हैं, 33 लोग गुजरात के हैं, 30 लोग पंजाब के हैं, जो है 2 लोग चंडीगढ़ के हैं, 3 लोग ऐसे यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और एक आध और जगहों के पे हैं। उसमें से जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें से 48 लोग जो है 25 साल से कम उम्र के हैं, यानी युवा हैं, और कुछ विशेष हरियाणा, गुजरात और पंजाब में ही केंद्रित हैं। तो ये एक प्रवृत्ति है, और ये प्रवृत्ति ऐसा नहीं कि आज है, इसके पहले भी, अभी पिछले साल भी एक बात आई थी कि वहां से अमेरिका, दिसंबर 2023 में आई थी कि एक अमेरिका जा रहा जहाज को फ्रांस से वापस भेजा गया था, उसमें भी गुजरात के ज्यादातर लोग थे, पंजाब के ज्यादातर लोग थे। या एक रिपोर्ट पिछले साल आई थी जो है जुलाई अगस्त में, कि जो कनाडा से लोग अवैध घुसपैठ कर रहे हैं अमेरिका में, उसमें भी ज्यादातर जो पकड़े गए हैं वो यही पंजाब, गुजरात और हरियाणा के लोग हैं। तो इस मुद्दे को जरा सा समझ लेते हैं, इसके काफी पहलू हैं। देखिए, पंजाब के अमृतसर में दोपहर 5 फरवरी को दोपहर अमेरिकी सेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान 104 निर्वासित भारतीयों को लेकर आया था,
और जैसे ही वो भारत लेकर आया, इनका अमेरिकी सपना, अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका जाना, वहां बसने का सपना जो है इन लोगों का धराशायी हो गया। इसमें से सबसे अधिक संख्या 33 गुजरात और हरियाणा, बाकी 30 पंजाब के हैं। 25 महिलाएं भी हैं, 12 नाबालिग हैं, जिसमें से एक 4 साल का बच्चा भी है, और 48 व्यक्ति 25 वर्ष आयु के से कम उम्र के हैं। और ये इनकी डेमोग्राफी है। इनके बारे में अगर हम देखें कि ऐसा क्यों, पीछे का क्या कारण है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव अभियान के दौरान भी उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका में अवैध प्रवास को, अवैध घुसपैठ को जो है वो रोकेंगे। उसके लिए वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए सेना लगवाएंगे। अभी तक ऐसा नहीं कि कभी डिपोर्टेशन होता था तो अमेरिका जो है चार्टर विमानों से भेज देता था, लेकिन इस बार उसने सैन्य विमान भेजा है, यानी ये दिखाने के लिए कि अमेरिका कितना सख्त है अपने उसको लेकर। वो भारत को नहीं दिखा रहा। अब दुनिया के और देशों को तो सैन्य विमान भेज रहा है, तो भारत को वैसे भेजेगा तो उस पर ये लगेगा, तो ये कोई बात नहीं है और भारत को बुरा भी नहीं मानना चाहिए। भाई आपके नागरिक वहां पे गए हैं, गलत तरीके से गए हैं, घुसे हैं, तो भाई वो आपको कम से कम वापस कर दे रहा। और यही बात पंजाब, जब इन नागरिकों को जो है एक्सेप्ट किया गया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों से अच्छे से आप लोग स्वीकार करिए। अधिकारियों से कहा है कि उन्होंने, भाई हमारे तो लोग हैं ही हैं, हमारे यहाँ से तो जाते वक्त कोई अपराध नहीं किए हैं, तो उनको अच्छे से करिए वो उसको। और ये बात सच भी है, किया भी गया है। और पंजाब के जो एनआरआई मिनिस्टर है, उनका कहना है कि अमेरिकी जेलों में रहने से अच्छा वो भारत भेज दिए गए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। अगर वो जेल में रहते तो कौन सी अच्छी चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये समझिए कि जो अमेरिका में 11 मिलियन अवैध अप्रवासी हैं, भारतीय नहीं, 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अवैध लोग अमेरिका में रहते हैं, जिसमें कुछ आंकड़े बता रहे हैं कि 7 लाख से ज्यादा भारतीय भी रहते हैं। और केंद्र सरकार अभी आगे कह रही कि और भी इस तरह के निर्वासन उड़ाने हमारे यहाँ पे आएंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका में कितने अवैध भारतीय हैं, तो अमेरिका में तकरीबन 7,25,000 अवैध भारतीय। कैसे अवैध होते हैं, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति गया है ना, यहां से उसने वीजा लिया कनाडा का, कनाडा पहुंच गया, आसानी से वीजा मिल जाता था, और फिर वहां से उसकी खुली सीमाएं हैं, क्रॉस किया और चला गया अमेरिका में। अमेरिका में पहले तक व्यवस्था क्या रहती थी कि ये लोग जैसे वीजा वहां के अंदर जाते थे, अपना पासपोर्ट फाड़ देते थे। अब यह क्या कह दिया कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब उनको क्या करें, अमेरिका उसको जेल में ले जाता था। जेल में ले जाने के बाद सब कितना देर जेल रखोगे, तो डिटेनेशन सेंटर रखने की जगह उनके लिए व्यवस्था कर दी जाती थी। वहां जेल जब जज के पास जाते थे तो उनके पहले से ही ये लोग ट्रेंड रहते थे, वहां के जो पहले प्रवासी हैं, कि तुम्हें ये बोलना है, ये व्यवस्था है। तमाम तरह के लायर मिल जाते थे। वो कहते थे कि भाई हमको जो है भारत में बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, हम जो है गैर हिंदू धर्म के हैं, इसलिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब फिर इसके बाद वो अमेरिका की नीति थी एसाइलम देने की। अब वो एसाइलम मिल जाता था, नहीं एसाइलम है तो चलो 5 स्टार होटलों में रहते थे, वहां पे खाना पीना खाते थे, उनको काम करने की भी छूट दी जाती थी। उसी दौरान अगर बच्चे पैदा हो जाते थे तो वो वहाँ के नागरिक हो जाते थे। और उस फिर एक व्यवस्था आ गई थी कि उस जब तक वो बालिग न हो जाएं तब तक माता पिता रह के सेवा करते थे। ऐसे ऐसे वहाँ पे 18-20 साल वो गुजार लेते थे और अच्छा खासा वो पैसा उनको मिल जाता था यहाँ की अपेक्षा। और जो लोग वहां पे ले जाते थे, ऐसे प्रवासी जो पंजाब के हों या हरियाणा के हों या गुजरात के हों, जो वहां पे पहले से बसे हैं, काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल जाते थे। उन्हीं के खेत को गिरवी रख लेते थे। यही सारे लोग जो है, पंजाब में तो यही था कि जो वहाँ के प्रवासी हैं भारतीय अमेरिकी नागरिक हो गए हैं, वो अब उन्हीं के लोग गिरवी रखते थे, उन्हीं के लोग सारे ट्रेनिंग जो है उनको पहुंचाते थे। और वो बेचारे जो है उनको भी फायदा हो जाता था, कोई कमा लेता था तो आके उसमें 4 लोग और उधर हो जाते थे। तो ये चीजें जो है वहां पे देखी जा रही है। और अब क्या हुआ है कि वहां पे ट्रंप के आने के बाद वहां पे सख्ती बरती जा रही है और अब वो कह रहा है कि अपने अपने नागरिकों को वापस किया जाएगा। और भारत में भी वहां के तकरीबन अभी जो मामला आ रहा है कि 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस किया जाएगा। ट्रंप ने जब विदेश मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम उसको वेरीफाई कर लेंगे कि वो हमारे ही लोग हैं कि नहीं, इसके बाद हम उन्हें वापस ले लेंगे। और वो अमेरिका ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में अगर हमारे लोग अवैध तरीके से गए हैं और हम वेरीफाई कर लेंगे वो हमारे यहाँ है तो उन्हें हम वैध तरीके से वापस ले लेंगे। हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते हैं कि कोई भी हमारे भारतीय अवैध तरीके से कहीं जाएं। अब यहीं पे देखिए भारत का रिस्पॉन्स ये है, यहीं पे अगर चीन का रहता है तो चीन अपने लोगों को तो लेता ही नहीं है, चीन अपने लोगों को लेता नहीं है। तो अमेरिका ने भी और बढ़िया दिमाग लगाया है कि अपने यहाँ पे जेलों पर खर्चा करेगा तो $40,000 खर्च आएगा, लगभग 30-32 लाख उसको एक आदमी पर खर्च आएगा। तो उसने अभी अल सल्वाडोर जैसे देशों से बात करना शुरू कर दिया है कि इन लोगों को ले जाके भैया
दूसरे जेलों में रख दो, वहां पे वो $10,000 में उसका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। इससे अच्छा है कि भाई हमारे जो लोग हैं जो वहां पकड़े गए हैं वापस आ जाए, यहीं पर आए। और ऐसे लोग नहीं है जो कि बिल्कुल ही वो, आप सोचो अभी आंकड़े देखते हैं, देखिए ये भारत जो है अधिकृत रूप से क्यों जाते हैं। अब इसमें देखो दो तरह के लोग हैं। भारत में भी कुछ लोग कहेंगे कि बड़ी गरीबी की स्थिति, अब विपक्षी दल करेंगे बड़ी गरीबी स्थिति है, बड़ा खराब स्थिति है, बड़ा उत्पीड़न हो रहा है इसलिए लोग जा रहे हैं। यही बात अमेरिका में भी दो तरह की विचारधारा है। एक माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट कह रही है कि भारतीय अधिकृत आते हैं क्योंकि उनमें गैर हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते धार्मिक और राजनीतिक हिंसा हो रहा है और घरेलू आर्थिक अवसरों की कमी हो रही है। ये तर्क, यही सब लोग वहां तर्क देते हैं। और वो लोग वहां पे जो एक पूरा सिस्टम है इसमें लगा हुआ, पूरा इलीगल सिस्टम पूरा लगा हुआ है, वो कहता है कि भाई भारत में बड़ा धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है क्योंकि हमारे लोग वहां जाके कहते हैं कि हमको धार्मिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता है। हम जो है हम सिख हैं, हम एक अलग देश की मांग करते हैं तो हमारे साथ होता है। भाई सिख तो करो, हरियाणा के भी लोग जाके पंजाबी बन जाते हैं, गुजरात के लोग भी जाके पंजाबी बन जाते हैं, मध्य प्रदेश के भी जाके बन जाते हैं, बिहार यूपी के भी जाके अपने को पंजाबी बना लेते हैं कि हम सिख हैं, हमारा उत्पीड़न हो रहा है, हम अलग खालिस्तान। कुल मिला के उनको सिर्फ वहां पे अंदर घुसना है, उसके लिए चाहे वो कुछ कीमत भी देने के लिए तैयार है। यही बात देखिए वहां के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये उत्पीड़न होता तो हमारे देश में अगर मान लिया धार्मिक रूप से उत्पीड़न होता तो जो वहां जाने वाले हैं उसमें मुस्लिम ज्यादा जाते, उसमें SC ST ज्यादा जाते, उसमें नॉर्थ ईस्ट के ज्यादा लोग जाते। और जा कहां के रहे हैं, जा रहे हैं गुजरात के, पंजाब के, हरियाणा के, जो काफी समृद्ध है। और जो जाने वाले लोग हैं उनकी अगर पूरे प्रोफाइलिंग देखा जाए तो उनकी प्रोफाइलिंग ये है कि उसमें से जो है वो सोचते हैं कि एक बार वो अंदर चले गए तो वहां पे जो उनके अपने प्रवासी लोग हैं वो सारी व्यवस्था कर लेंगे। और उसमें से ज्यादातर युवा हैं और जोखिम उठाने के लिए तैयार है। अभी जो 104 बैच आया है, 104 लोगों की, ये 15 जनवरी को पकड़े गए हैं और इनमें से 48 लोगों की उम्र 25 साल से कम है। 104 में से 48 की उम्र 25 साल से कम है। और भी बाकी जो लोग हैं उनकी भी उम्र ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा है। एक आध दो लोग जो है महाराष्ट्र के, उनकी उम्र 40 से 44 साल है, बाकी सब उसी तरह से अंडर मतलब यंग एज वाले हैं। और इसमें से जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हैं कि चलो यार पकड़े गए तो कोई बात नहीं, वहां कौन सा जेल होगा, 4-6 1-2 साल मतलब जेल में। वहां की जेल भी ऐसा तो नहीं कि वो जेल में उनको जो है व्यवस्था कर दी जाएगी, पड़ा कानूनी उनको काफी आराम मिलता रहा है। और देखा जाए तो ये काफी संपन्न परिवार के हैं। अब ये बात कैसे आ रहा है, देखिए ट्रैवल एजेंटों ने गुमराह किया। जब पुलिस अधिकारियों ने इनसे पूछा भाई क्या हो रहा है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें ट्रैवल एजेंटों ने गुमराह कर दिया। ट्रैवल एजेंट कहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, हम वहां पे पहुंचा देंगे, समस्या नहीं है। और हजारों लोग जाते रहे हैं और इसी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी, उसमें एक वादा रहा। उनको पता है डंकी वाली जो अर्थव्यवस्था, डंकी जो रूट है, वो अब फिल्म पे भी शाहरुख खान ने बनाया था, वो सब चीज करते रहे। देखिए इसमें एक गुजराती परिवार है, अभी इसी बार जो आया है, दो लोग मिलकर जो है, एक परिवार जो गया था 1 करोड़ रुपया दिया था। एक पंजाब का एक परिवार था, उसने 42 लाख रुपया दिया था अपना 1.5 एकड़ खेत बेच के, गिरवी रख के। तो इतना इतना पैसा लेकर दोकर जाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं कि ये गरीब लोग हैं, हाँ ये अमीर हैं लेकिन शिक्षित नहीं है। तो भारत सरकार का ये प्लान है कि भाई भारत सरकार अवसर देखता है, उसको पता है कि अमेरिका में, दुनिया के और देशों में भारतीय जो टैलेंटेड भारतीय लोग हैं जो लीगल तरीके से जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लीगल तरीका भी बंद हो जाए। और भारत के विदेश मंत्री अन्य मोर्चों पर मोबिलिटी ऑफ जो है वर्क प्लेस की बात करते हैं। तो वो इलीगल इमिग्रेशन को हर जगह, भारत खुद उसके लिए भुक्तभोगी है। हमारे यहाँ से बांग्लादेश से बहुत सारे इलीगल आ रहे हैं, तो उसको रोकना चाहता है और इसलिए ट्रंप का सहयोग कर रहा है ताकि जो लीगल तरीके से हमारे वाले जाने वाले लोग हैं उनको बेहतर वहां पे जो है अवसर मिल सके। तो किसी भी देश को अब यह है कि भारत सरकार इनका क्या करेगी, भाई क्या करेगी। यहां से तो सही तरीके से ही जाते हैं, किसी न किसी देश की वीजा लेके जाते हैं, लेकिन अब जैसे ये सब चीजें रिपोर्ट होने लगा, अब चार्टर प्लेन से आते तो पता ही नहीं चलता, लेकिन अब C-17 से आए हैं तो पूरी दुनिया, पूरी भारत के लोगों को पता चल गया है। अब वो जो ट्रैवल एजेंट है या जो लोग हैं उनके बारे में पता जाने लगेगा कि इनकी हकीकत क्या है, ये जन्नत में किस तरह से गए हैं। तो ये जब सारी चीजें पता होनी जाती है तो यहाँ से हतोत्साहित, यहाँ से एक जो जाने की प्रवृत्ति है उस पर भी रोक लगेगा और वहां पे जो लेने की प्रवृत्ति है उस पर भी रोक लगा है। तो ऐसे में ये समस्याएं दूर की जा सकती है। एक समस्या ही है क्योंकि ये जिस रास्ते से जा रहे हैं वो गलत तरीके से, और ये उसी चैनल के प्रयोग से जाते हैं जिस चैनल के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग होती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही एक बहुत बड़े ये जरिए से वहां पे जाते हैं। तो एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ जाते हैं। अब सोचिए ये वहां जिस रास्ते से जाते हैं, अगर बीच में इनकी कोई जान चली गई, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ठीक है।
तो ऐसे में इनका अब ये पे है कि भाई कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत है, भाई गलत है क्योंकि ये पहले से गलत चलता आ रहा है और उसको ये एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मोटिवेशन और इनके काउंसलिंग की जरूरत होगी क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक रूप से काफी दबाव में रहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा मुद्दा देखते हैं हमारे बजट का। बजट में विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में एमएसएमई सेक्टर या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है उद्यम पर बल। वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में 4 ग्रोथ इंजन की बात की है, कृषि की, एमएसएमई की, इन्वेस्टमेंट की और एक्सपोर्ट की। तो उसमें जो एमएसएमई सेक्टर है वो दूसरा ग्रोथ इंजन है और इसको लेकर बजट पे कई सारे प्रावधान किए गए हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विकसित भारत की लक्ष्य प्राप्ति। वित्त मंत्री ने 2025-26 के अपने बजट भाषण में कहा कि अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा गंतव्य के रूप में क्या है, विकसित भारत का लक्ष्य है। और विकसित भारत में क्या है, गरीबी से मुक्ति है, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा है, बेहतरीन सस्ती सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा है, 100% कुशल कामगार के लिए सार्थक रोजगार है, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी है और दुनिया का खाद्य कटोरा बनने में किसानों की भूमिका। ये सारे विकसित भारत के लक्ष्य हैं और इस विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है हमारे पास 4 शक्तिशाली इंजन है, कृषि, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और यानी निवेश और निर्यात। साथ ही साथ हमारा इस जो ईंधन है वो सुधार है, वित्त मंत्री बता रही हैं, हमारा जो मार्ग जो मोटिवेशन है वो समावेशिता है और जो हमारा लक्ष्य है वो विकसित भारत है। तो ऐसे में दूसरा ग्रोथ इंजन के रूप में एमएसएमई है, तो इसलिए बजट भाषण में भी बजट में भी एमएसएमई सेक्टर पर महत्वपूर्ण भूमिका जो है ध्यान दिया गया है और उसके कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें से पहला ये है कि एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन करना है। देखिए, वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यानी जो हम अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें 36% का योगदान हमारे एमएसएमई सेक्टर का है, जो कि उसमें भी 1 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमई का है और भी बहुत हैं और ये 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं और अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ ये हमारे निर्यात में 45% योगदान दे रहे हैं। यानी एमएसएमई सेक्टर रोजगार में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और हमारे निर्यात में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन एक समस्या आती है इनको लेकर, समस्या ये आती है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या जो इससे इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो कहते हैं कि भारत में नीतियां ऐसी बनी हुई है, जैसे आपको कोई नीति बने तो ऐसी नीति बने कि आप और विकास करने के लिए प्रेरित हो। देखिए, भारत में शुरू में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एमएसएमई सेक्टर को काफी, चूंकि कमजोर लोग होते हैं, कमजोर क्षेत्र है, तो उसको काफी संरक्षण देने की कोशिश की गई। लेकिन वो संरक्षण इतना ज्यादा है जैसे कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो छोटे सेक्टर है एमएसएमई, वो बड़े बनने ही नहीं चाहते। जैसे अगर कोई संस्था है, अगर वो 100 एम्प्लॉय 100 एम्प्लॉय पर वो काम कर रही है तो उसके लिए थोड़ा सा छूट है, लेबर को लेकर, अन्य कानूनों को लेकर छूट है। लेकिन वो 100 से जैसे ही 101 हुई, उसके पास ढेर सारा जो है क्या कहते हैं, बोझ लाद दिया जाएगा कि अरे अब ये तो बड़ा हो गया है, अब इसको काम करो। तो जो होशियार लोग होते हैं वो क्या करेंगे, वो अपने जो इंटरप्राइजेस है वो जानबूझ के 100 तक ही रखते हैं। अगर उनको बढ़ाना भी हुआ तो एक दूसरा एक इंटरप्राइजेस खोल देंगे। लेकिन देखिए, आप 100 के 10 खोलिए और 600-700 के 1 खोलिए, दोनों की आउटपुट बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो स्केल ऑफ इकोनॉमी का फायदा होने लगेगा, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेहतर बनने लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें रहती हैं कि हमारा एसएमई सेक्टर के लिए जो नीतियां हैं वो ऐसी हैं कि वो अपने आकार बढ़ाने को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि जैसे ही आकार बढ़ेगा उसके लाभ चले जाएंगे। तो सरकार भी समय समय पे इनकी जो है क्षमता को, इनके लिए जो दायरे को बढ़ा दो कि भाई चलो पहले 2 करोड़ था, 5 करोड़ कर दो, 4 करोड़ कर दो, ताकि जिससे क्या हो कि ये एसएमई सेक्टर अपने को ग्रोथ कर सके, उनको ऋण मिल सके, उनके लिए कानूनों को लागू करना या इन्वेस्टमेंट मिल सके, ये सारी चीजें चलती रह सके। तो ऐसे में ही देखिए, अधिक व्यापक बनाने के लिए इसमें परिवर्तन किया गया है। अभी क्या है, जैसे अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइजेस है तो वह 1 करोड़ अगर उसका इन्वेस्टमेंट है और करंट में उसकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ है तो वो माइक्रो माना जाता है। यानी अभी क्या है, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेस माना जाएगा। सरकार ने कहा कि अब इसे 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ तक अगर टर्नओवर है तो उसे माइक्रो माना जाएगा। यानी कि वो माइक्रो का लाभ ले सकता है, जबकि इन्वेस्टमेंट अब क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकता है,
टर्नओवर भी अगर उसका बढ़ेगा तब भी वो माइक्रो का लाभ लेता रहेगा। स्मॉल इंटरप्राइजेस 10 करोड़ तक करंट का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है तो वो स्मॉल माना जाता है। अब क्या किया गया कि इसको 25 करोड़ तक टर्नओवर 25 करोड़ कर दिया गया है और इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ कर दिया गया है, टर्नओवर 100 करोड़ कर दिया गया है, जिससे कि वो हम और ज्यादा खुल के खेल सके। इसी तरह से मीडियम इंटरप्राइजेस 50 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ तक का टर्नओवर था तो उसे मीडियम इंटरप्राइजेस माना जाता था। अब क्या है कि 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और 500 करोड़ तक का टर्नओवर को मीडियम माना जाएगा, जिससे कि इन्हें बड़े उद्यम और हमारे जो है बनने में और हमारे युवाओं को अधिक रोजगार देने में यह बेहतर हो सके। यानी कि जो इन्हें रोक रहा था ना कि थोड़ा सा बढ़ने पर जो है उनकी व्यवस्थाएं चली जा रही थी, लाभ चला जा रहा था, अब उसको बढ़ा दिया जाएगा कि थोड़ा सा ये बड़े स्तर पे जाके खेल सके। ठीक है। हालांकि एक चीज और है कि ये तो दीर्घकालीन समाधान है। अगर आपको सुधार ही करना है तो आपको एमएसएमई सेक्टर को संरक्षित करिए, लेकिन कोशिश करिए कि उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित मिले। ये ना हो कि ठीक है अभी मान लिया आपने कर दिया कि मीडियम है वो 125 करोड़, अगर उसको लगेगा कि हम कुछ और ला ले और 150 करोड़ आएगा तो उसका लगेगा यार अब तो हमारा मीडियम का लाभ चला जाएगा, तो वो फिर वो इन्वेस्टमेंट करने से क्या करेगा, बचने लगेगा और वो दूसरी अपनी पत्नी के नाम किसी और के नाम वो कंपनी खोलने लगेगा, जो कहीं ना कहीं स्केल ऑफ इकोनॉमी का लाभ हमको नहीं मिलने देगा। इसलिए इसे भी ध्यान देने की जरूरत है कि हमें बड़े उद्यम और छोटे उद्यमों से, यानी हमें ऐसा नीति बनाना चाहिए कि हमारे छोटे उद्यम एसएमई सेक्टर हमेशा एसएमई ही ना बने रहे, वो एसएमई सेक्टर बड़े भी बन जाए। एक उदाहरण बताता हूं, आप बीवाईडी जो आपने ये कंपनी देखी है ना, बीवाईडी कार कंपनी, ये एक छोटी इंटरप्राइजेस थी जो चाइना में बैटरी बनाती थी और आज दुनिया की टेस्ला को टक्कर देने वाली कंपनी बन गई है। नीतियां वैसी थी, तो हमें भी हमारे अपने एमएसएमई को बड़े बनने के लिए ऐसी नीतियां बनाए कि वो बड़े बनने के लिए वो प्रोत्साहन कर सके। ये ठीक है, ये जो किया गया है ठीक है, लेकिन इसको और आगे उस समस्या को बढ़ाना कि तभी हम जाके इनका ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं। एक इनकी अब जैसे दूसरा है कि पहले तो उनके उसमें इन्वेस्टमेंट और उसके यानी उनको उनके दायरे को बढ़ा के यानी उनके इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के दायरे को बढ़ा के ताकि वो एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा के तहत आ सके, उसको ले आया गया है। फिर बिना गारंटी कवर के ऋण उपलब्धता के लिए बात की गई है, जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण देने की बात की जा रही है, उसकी गारंटी सरकार लेगी। स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ तक की ऋण की बात की जा रही है और 27 महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र हैं जिसमें गारंटी शुल्क का 1% कम किया जाएगा। साथ ही साथ अच्छे तरह से संचालित एमएसएमई सेक्टर जो है निर्यात वाले, उनमें 20 करोड़ तक की ऋण सावधिक ऋण देने की बात की जाएगी ताकि उनके पास पूंजी की कमी न हो। साथ ही स्टार्टअप के लिए फंड्स ऑफ फंड्स बनाया गया है। अभी देखा गया है कि 51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रतिबद्धताएं हैं स्टार्टअप के लिए। सरकार ने एक फंड्स ऑफ फंड्स के रूप में 10,000 करोड़ का पहले बनाया था, लेकिन वो कम लग रहा था। अब उसमें 10,000 करोड़ का और एक फंड्स ऑफ फंड्स जो है, एक नया फंड्स ऑफ फंड्स स्टार्टअप के लिए बनाया गया है। साथ में पहली बार उद्यम करने वालों के लिए भी योजनाएं लाई गई हैं। ऐसे लोग जो पहली बार अपना काम कर रहे हैं, जिसमें से 5 लाख लोग में महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भी एक योजनाएं शुरू की गई है कि 5 वर्षों के दौरान इन्हें 2 करोड़ रुपए तक ऋण दिया जाएगा और इससे क्या होगा कि इन्हें काम करने में और सफलता मिलेगी और एक जो स्टैंड अप इंडिया मिशन है उसी से सीख लेते हुए इसे लाया गया है। साथ ही साथ फुटवियर और चमड़ा उद्योग जो कि हमारा एक महत्वपूर्ण उद्योग है, उसको भी बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इस बजट में कमर कस ली है। उसके लिए फोकस उत्पाद योजना लाया गया है और यह किया गया है कि इनको गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का समर्थन किया जा सके, क्योंकि यह अगर ये सफल होता है यानी इसमें लगभग 22 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होगा और 1.1 लाख करोड़ रुपए का ये निवेश करने की भी ये क्षमता है। और आगे देखा जाए तो खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय, भारत में कभी खिलौने में हमारा बादशाहत था, लेकिन आज हम स्थिति है कि हमारा खिलौना बाजार चीन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा। तो सरकार ने भारतीय खिलौने को एक मेड इन इंडिया पहल के तहत दुनिया भर में जो है बढ़ावा देने के लिए कि हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाले अद्वितीय, अभिनव और टिकाऊ खिलौने बनाया जाए, मेड इन इंडिया पहल की तरह इस बजट में यह बात व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो है राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की घोषणा की गई है, यह बिहार में बनाया जाएगा और इसका यह है कि भारत में खाद्य प्रबंधन के क्षेत्र में महत्व करना है। इससे लाभ क्या होगा कि किसानों की उपज के मूल्य संवर्धन होगा, जब प्रोसेसिंग होगी तो उनका जो वैल्यूज होती है उनके उपज की वो बढ़ सकती है, इससे उनकी आय बढ़ेगी। साथ ही साथ युवाओं के कौशल, उद्यमिता और रोजगार का भी अवसर बढ़ेगा। यानी कि
हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड एक संस्थान जो है बिहार में बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन नया शुरू किया गया है। ये मेक इन इंडिया पहल के तहत ही ये किया गया है। इसमें केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर नीति समर्थन, कार्यान्वयन और रोड मैप देगी। इसके जो उद्देश्य हैं, व्यवसाय करने की सुगमता और लागत को कम करना है, यानी व्यवसाय करने की सुगमता बढ़ाना है और लागत को कम करना है। ऐसी नौकरियां बनाना है, तैयार करना है जो भविष्य की नौकरियों को लिए मांग क्रिएट करे। जीवंत और गतिशील एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना है, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता को बढ़ावा देना है और गुणवत्ता युक्त उत्पाद करना है। साथ ही साथ स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण पर भी बल देने की बात की गई है। इसी राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की तहत क्लीन टेक्नोलॉजी पर बल दिया जा रहा है। उसमें भी क्या क्या, फोटोवोल्टिक सेल, आईवी बैटरीज, मोटर कंट्रोलर, इलेक्ट्रोलाइजर, विंड टर्बाइन और अत्यधिक वोल्टेज वाले ट्रांसपेरेंट जो है ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरियों का इकोसिस्टम तैयार करने की बात है। देखिए ये जो सारे क्षेत्र है ना, आपको लगता होगा जैसे अभी चीन से हमारा निर्यात देखें तो आपको लगेगा कि अरे हम लगभग 100 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं, लगभग 20-22 अरब डॉलर का आयात करते हैं, 20-22 अरब डॉलर का निर्यात करते हैं। और आपको लगता होगा चीन से हम बहुत महत्वपूर्ण और क्रिटिकल चीज मंगा रहे हैं। भाई नट बोल्ट मंगाते हैं, यही सब सारी चीजें मंगाते हैं हम, बालों के विग, अम्ब्रेला, खिलौने, ये सारी चीजें वहां से आ रही हैं और ये सारी चीजें आके हमारे एमएसएमई सेक्टर को तबाह कर रही हैं। और ये हमारा एमएसएमई सेक्टर ही वो है जो बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी पिछली बार 4 तारीख को हमने बताया था ना एग्रीकल्चर सेक्टर की समस्या कि वहां से अधिकांश श्रम को हमें लेना है, तो वो एमएसएमई सेक्टर है जो उस अधिकांश श्रम को अपने यहाँ पे खपा सकता है और ये भारत के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी योगदान दे सकता है, निर्यात में भी योगदान दे सकता है, विकास और समावेशिता में भी योगदान दे सकता है। हालांकि जो कुछ चीजें मैंने बताई कि वो ऐसा हमारे एमएसएमई सेक्टर को इस तरह से न किया जाए कि वो जीवन भर एमएसएमई ही बने रहें, इस पहलू पर भी सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।